नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 6 भाग 1 पढ़ लिया था। भाग 1 में आपने जाना कि पुष्पी पौधों में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। आपने यह भी जाना कि विभज्योतिकी ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। समस्त बातें आपने पढ़ ली थी भाग 1 के अंतर्गत। अब आते हैं हम भाग 2 में पढ़ेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 2 का आपका टॉपिक है स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। आपने भाग 1 में ही जाना था कि स्थायी ऊतकों का निर्माण किससे होता है। स्थायी ऊतकों का निर्माण विभज्योतिकी ऊतकों से ही होता है। विभज्योतिकी ऊतक जो होती हैं शुरुआत में खूब कोशिका विभाजन करके अपने समान कोशिकाएं बनाती हैं और बाद में वही रूपांतरित होकर यानी विभेदित होकर स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी जब उनमें विभाजन की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है तब उसे हम स्थायी ऊतक कहते हैं। समझ में आया। मैंने बताया था एक परिवार का उदाहरण देकर आपको कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर जाता है तो वो स्थायी स्टेबल होने लगता है और अन्यत्र संतान उत्पन्न करना नहीं चाहता। उसी तरीके से जो विभज्योतिकी ऊतक होती हैं, विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाएं शुरुआत में अपने समान कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं और जैसे जैसे वे वृद्धि कर रही होती हैं काफ़ी समय बाद वे रूपांतरित होकर स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्थायी ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो स्थायी ऊतकों का निर्माण विभज्योतिकी ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन व विभेदन से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ही है आपका इस स्थायी ऊतक के बारे में कि स्थायी ऊतक का निर्माण होता कैसे है। तो स्थायी ऊतक का निर्माण किससे होता है। विभज्योतिकी ऊतकों की कोशिकाओं के विभज्योतिकी ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन व विभेदन से होता है। विभेदन मतलब रूपांतरित हो जाना। ठीक है। तो आपने जाना कि स्थायी ऊतकों का निर्माण किससे होता है। स्थायी ऊतकों का निर्माण विभज्योतिकी ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन और विभेदन से होता है। अब कुछ हम लक्षण पढ़ेंगे स्थायी ऊतकों के बारे में। पहला, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित भी हो सकती हैं या मृत भी हो सकती हैं। तो आगे आपको बताया जाएगा कि कौन सी कोशिकाएं जीवित होती हैं, कौन सी कोशिकाएं मृत होती हैं, क्योंकि स्थायी ऊतकों में भी प्रकार होता है। स्थायी ऊतकों को भी 3 प्रकारों में बांटा गया। आपने फ्लो चार्ट में पढ़ा था कौन कौन से। सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। तो स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित भी हो सकती हैं, मृत भी हो सकती हैं। इनमें उपस्थित जो कोशिका हैं उनकी कोशिका भित्ति पतली भी हो सकती है या मोटी भी हो सकती है और इनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से रुक जाती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्थायी ऊतक के बारे में। तो दूसरा पॉइंट है आपका, याद करिए स्थायी ऊतकों के बारे में कि इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित या मृत, पतली या मोटी कोशिका भित्ति वाली होती हैं। मोटी कोशिका भित्ति वाली होती हैं। ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। यानी ये आगे विभाजन नहीं करती। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विभाजन कर भी सकती हैं। इसीलिए बोला गया है स्थायी या अस्थायी।
यानी स्थायी रूप से विभाजन की क्षमता खत्म, यानी वो कोशिका तो विभाजन कर ही नहीं सकती। लेकिन कुछ कोशिकाएं अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता उनमें समाप्त हो जाती है कि कुछ समय तक वो विभाजित नहीं करेंगी, विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं। स्थायी ऊतकों को भी मैंने बताया था 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। तो 3 पॉइंट आपने यहाँ पर याद कर लिया होगा स्थायी ऊतकों के बारे में। कौन कौन से? सबसे पहला, स्थायी ऊतक का निर्माण किससे होता है? विभज्योतकी ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन व विभेदन से। दूसरा, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित या मृत या पतली या मोटी भी कोशिका भित्ति वाली हो सकती हैं। तीसरा, इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता अस्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। ठीक, 3 पॉइंट आपने स्थायी ऊतकों के बारे में जाना। हालांकि ये सब चीज़ें मैंने पहले भी बताया था भाग 1 में ही। अब हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहले ये कि किस आधार पर, तो कोशिका की रचना, कोशिका की रचना यानी एक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है या भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह है, तो इस आधार पर व कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर स्थायी ऊतकों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से पढ़ा है आपने? कौन कौन से? सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक और तीसरा विशिष्ट ऊतक। सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू, जिसमें मैंने आपको बताया था एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिनमें भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम जटिल टिश्यू होते हैं, जटिल ऊतक होते हैं। विशिष्ट ऊतक यानी स्पेशल टिश्यू या स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जिनमें क्या होता है, कुछ मुख्य पदार्थों का संचय करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जैसे रबड़ छीरी ऊतक, ग्रंथिल ऊतक बताए थे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल ऊतकों के बारे में, सिंपल टिश्यू के बारे में। तो पहला आता है सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू। तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बन ही जाता है कि सरल ऊतक में कौन आता है। तो सरल ऊतक में एक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह आता है, यानी हम कह सकते हैं इस ऊतक में आमतौर पर एक ही तरह की कोशिकाओं का समूह होता है जो कार्य, संरचना और उत्पत्ति में समान होते हैं। इस ऊतक में आमतौर पर एक ही तरह की कोशिकाओं का समूह होता है जो संरचना, कार्य व उत्पत्ति में समान होते हैं। मैंने पहले ही बताया था भाग 1 में, सरल ऊतक में क्या आते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह सरल ऊतक। जटिल ऊतक क्या होता है, भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह, जैसे जाइलम है, जाइलम एक ऊतक है जिसमें वाहिका भी पाई जाती है, वाहिनिका भी पाई जाती है, जाइलम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा, तो भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। तो जब भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होगा तो उसे जटिल ऊतक कहेंगे, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होगा तो उसे हम सरल ऊतक कहेंगे। ठीक, अब सरल ऊतकों को भी विभाजित किया गया है 3 वर्गों में। आपने पढ़ा है सरल ऊतकों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से बताइए?
विभाजित किया गया है। मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक में। तो सरल ऊतकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? मृदु ऊतक, जिसे क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। दूसरा स्थूल कोण ऊतक, जिसे क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा। और तीसरा दृढ़ ऊतक, जिसे क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। हाँ, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। तो आपने जाना कि सरल ऊतक क्या होते हैं? एक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो कार्य उत्पत्ति संरचना में समान हो। इन्हें भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, यानी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदु ऊतक के बारे में। तो पहला आता है मृदु ऊतक, जिसे कहते हैं पैरेन्काइमा। अब देखिए, इसके शब्द से कुछ क्लियर हो रहा है। इसके शब्द में क्या आ रहा है? मृदु। मृदु शब्द आ रहा है। मृदु का मतलब होता है कोमल। आपने संस्कृत वगैरह में पढ़ा होगा, मृदु का मतलब होता है कोमल। मृदु ऊतक पौधे के कोमल भागों में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे उसके पत्ती में पाए जाते हैं, उसके जड़ तने के मुलायम भागों में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मृदु ऊतक। सबसे पहले हम जानते हैं कि मृदु ऊतक पौधे के किस किस भाग में पाए जाते हैं। तो ये जड़ व तने के कॉर्टेक्स में पाया जाता है, पीठ में पाया जाता है और पेरीसाइकिल में पाया जाता है। ठीक है, याद करिए। दूसरा, ये पत्ती के मीजोफिल में पाया जाता है। तीसरा, ये बीज के भ्रूणपोष में पाया जाता है, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष में पाया जाता है। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मृदु ऊतक के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जड़ तने के कॉर्टेक्स, पीठ, पेरीसाइकिल, पत्ती के मीजोफिल, बीज के भ्रूणपोष में पाया जाता है। कभी कभी ये जाइलम और फ्लोएम के जाइलम व फ्लोएम के मेडुलरी रेज यानी मेडुलरी किरणों में भी पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे वो ये कि इनकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है। तो इनकी कोशिका भित्ति, अब पौधे की कोशिका भित्ति है तो ऑफ कोर्स सेलुलोज तो होगा ही, लेकिन सेलुलोज के साथ साथ और भी कुछ होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमी सेलुलोज व पैक्टिन से मिलकर बनी होती हैं। पैक्टिन की बनी होती हैं। क्लियर है? इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती हैं। इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान भी काफ़ी ज़्यादा विकसित होते हैं। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी मृदु ऊतक की कोशिका के बारे में बता रहे हैं। इनकी कोशिकाओं के मध्य, अभी हम फिगर में भी आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें, अंतराकोशिकीय स्थान काफ़ी विकसित
होता है। ठीक, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं या मृत होती हैं? तो याद रखेंगे मृदूतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित व पौधों के कोमल भागों में अधिक पाई जाती हैं। कोमल भागों में अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मृदूतक के बारे में। आपने क्या क्या जाना? अस्थायी ऊतक किससे बनता है? अस्थायी ऊतकों का निर्माण विभज्योतिकी ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन व विभेदन से होता है। फिर आपने जाना कि स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित या मृत हो सकती हैं, या इनकी कोशिका भित्ति पतली या मोटी भी हो सकती है। स्थायी ऊतक को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। सरल ऊतक के बारे में आपने क्या जाना कि इस ऊतक की सभी कोशिकाएं एक ही तरह की होती हैं, जो कार्य, संरचना और उत्पत्ति में समान होती हैं। इन्हें पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। मृदूतक के बारे में आपने क्या जाना? शब्द से क्लियर है, मृदूतक यानी मृदु पौधे के कोमल भागों में पाए जाने वाले। मृदूतक के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कहाँ पाए जाते हैं? जड़, तने के कॉर्टेक्स, पीठ, पेरिसाइकिल में, पत्ती के मीजोफिल में पाए जाते हैं। और मीजोफिल में ये 2 प्रकार से होते हैं, पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा। इन दोनों में बहुत ज़्यादा हरित लवक होता है, इस वजह से वहाँ पर वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से निभाते हैं। बीज के भ्रूण पोष में पाए जाते हैं, कभी कभी जाइलम और फ्लोएम के मेडुलरी किरणों में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। ये सब बातें आपको एकदम याद होनी चाहिए। इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान काफ़ी अधिक विकसित हो जाता है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और पौधों के कोमल भागों में अधिक पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे मृदूतक की कार्य। मृदूतक के कार्य देखिए, सबसे मुख्य कार्य मृदूतक का होता है भोज्य पदार्थों का संग्रह, वसा, प्रोटीन, स्टार्च, इन सभी का संग्रह करना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ मृदूतक ऐसे होते हैं जिनमें हरित लवक काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तब उसे हम वहाँ क्लोरेन्काइमा कहते हैं, और वे वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। जब हरित लवक पाया जा रहा है तो हरित लवक का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, भोजन का निर्माण करना। पत्ती के मीजोफिल में 2 प्रकार के पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, पैलिसेड और स्पांजी। आइए हम आपको फिगर में दिखाते हैं। देखिए, ये पत्ती है। पत्ती के जब हम इतने भाग को जूम करके देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब हमें दिखाई देता है, ये देखिए, ये पत्ती का ऊपरी सिरा है, ये निचला सिरा है। इसके बीच में इस तरह से कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, और ये कहलाती हैं स्पॉन्जी, जिनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान बहुत ज़्यादा होता है। देख रहे हैं ना? तो ये विशेषताएं होती हैं। तो पत्ती के मीजोफिल, ये सभी मीजोफिल सेल्स हैं जिनमें ये पैलिसेड पैरेन्काइमा से बना होता है और ये स्पंजी पैरेन्काइमा से बना होता है। तो पैरेन्काइमा यानी मृदूतक की कोशिकाओं में हरित लवक जब बहुत ज़्यादा पाया जाता है तब उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। यहाँ पर इसे हम क्लोरेन्काइमा ही कहेंगे, और ये यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, AIPMT 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्वार यानी जिसे हम सारगम कहते हैं, इसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। पैलिसेड
पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT 2009 में। ये वाली कोशिकाएं पैलिसेड पैरेन्काइमा ज्वार में नहीं पाया जाता। तो आपने एक चीज़ देखा कि मृदुतक में अगर हरित लवक पाया जाता है तब उसे वहाँ पर क्लोरेन्काइमा कहते हैं और वे वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। दूसरा, कुछ मांसल पौधे यानी वे पौधे जिनके तने थोड़े मोटे होते हैं, पत्तियाँ मोटी होती हैं, मांसल होती हैं, जो उन जगहों पर उगते हैं जहाँ पर जल की मात्रा कम होती है। तो उन मांसल भागों में जल इकट्ठा होता है। तो ऐसे पौधों में मृदुतक पाए जाते हैं जो वहाँ पर जल संग्रह का कार्य करते हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी जो जल की कमी वाली क्षेत्रों में उगता है, नागफनी, यूफोर्बिया, ये सभी ऐसे पौधे होते हैं जो जल की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं। वहाँ पर इनकी तनों और पत्तियों में पैरेन्काइमा मृदुतक जल संग्रह का कार्य करते हैं। ठीक, कुछ जलीय पौधे होते हैं जिनमें मृदुतकों की कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है। इनके कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है जिनमें वायु भरा होता है। उस मृदुतक, उस पैरेन्काइमा को वहाँ पर एरनकाइमा कहते हैं, क्योंकि एयर है शब्द, एयर मतलब वायु। एरनकाइमा का मतलब होता है कि ऐसी पैरेन्काइमा जिनमें वायु गुहिकाएँ पाई जाती हैं, जिनमें वायु भरा होता है। और वायु के भरने से जलीय पौधे हल्के हो जाते हैं जो पानी की सतह पर तैर सकते हैं। क्लियर है? आइए उन्हें भी देखते हैं। ये वही हो गया पत्ती में पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। देखिए, पैरेन्काइमा यानी मृदुतक की कोशिकाएं हैं जिनके मध्य इंटरसेलुलर स्पेस यानी अंतराकोशिकीय स्थान प्रमुख रूप से पाया जाता है। यानी कोशिकाओं के मध्य में स्थान जरूर होता है, गैपिंग जरूर होती है। देखिए, दो कोशिकाएं आपस में अगर ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हैं दो कोशिकाएं, तो इनके बीच में कोई भी अंतराकोशिकीय स्थान नहीं है। लेकिन अगर दो कोशिकाएं ऐसे हैं, तीन कोशिकाएं मान लेते हैं, तो इनके बीच में जो ये स्थान है ना, यही कहलाता है अंतराकोशिकीय स्थान। तो इनके मध्य अंतराकोशिकीय स्थान काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया था। मृदुतक में जब हरित लवक पाया जाता है तब उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, जब हरित लवक होता है, देखिए क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम, जब हरित लवक होगा तभी उसमें पर्णहरिम होगा। यानी ऐसे मृदुतक जिनमें हरित लवक पाया जाता है उन्हें हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, जो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। देखिए, एरनकाइमा ऐसे मृदुतक होते हैं जिनमें एयर कैविटीज यानी वायु गुहिकाएं पाई जाती हैं। इनके कोशिकाओं के मध्य इतनी ज़्यादा गैपिंग होती है, इतना ज़्यादा अंतराकोशिकीय स्थान होता है कि इसमें वायु भरा होता है। और इन वायु के भरे होने से, जैसे आप गुब्बारे में वायु भर के बांध कर पानी में छोड़ दोगे तो वो तैरेगा। लेकिन अगर उसमें ढीला यानी ईंटा पत्थर कुछ भी डाल दोगे और तब डालोगे तो डूब जाएगा। तो वायु की वजह से वो तैरने लगता है। तो ऐसे जलीय पौधे जो जल की सतह पर तैरते हैं, उनकी मृदुतक में एरनकाइमा होती हैं जिनमें वायु भरा होता है। उसकी वजह से वे हल्के हो जाते हैं और जल की सतह पर तैरते हैं। ऐसे पैरेन्काइमा को हम एरनकाइमा कहते हैं। इनके बारे में पढ़ना नहीं है। मीजोफिल पैरेन्काइमा आपने पढ़ ही लिया, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा अभी ऊपर बताया था। जिनमें से पैलिसेड पैरेन्काइमा याद रखेंगे ज्वार यानी सारगम में नहीं पाया जाता, AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। मैंने बताया कि जाइलम और फ्लोएम की मेडुलरी किरणों में भी पैरेन्काइमा पाई जाते हैं। इनके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। बस आइए आते हैं टॉपिक पे। तो मृदुतक के कार्य में आपने कई सारे कार्य जाना कि जैसे जलीय पौधे हैं तो उनमें एरनकाइमा पाई जाती है, यानी उनके मृदुतक में अंतराकोशिकीय स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है जिसमें वायु भरा होता है, जिसे एरनकाइमा कहते हैं, जिसकी वजह से पौधे हल्के हो जाते हैं और जल की सतह पर तैरने लायक हो जाते हैं। आपने जाना कि कुछ ऐसे भी
पैरेन्काइमा हैं, मृदुतक हैं, जिनमें हरित लवक पाया जाता है, जिन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं, जो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। आपने ये भी जाना कि कुछ मांसल पौधे की पत्ती और तनों में मृदुतक जल संग्रह का कार्य करते हैं, जैसे यूफोरबिया और कैक्टस में, नागफनी में। आइए इसका सबसे पहला हम कार्य देखते हैं। पहला तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये कि विभेदित होने वाली ये प्रथम कोशिकाएं हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि विभज्योतिक कोशिकाओं के विभेदन से ही स्थायी ऊतक बनते हैं। तो स्थायी ऊतकों में सबसे पहला यानी विभज्योतिकी ऊतक सबसे पहले किन कोशिका में परिवर्तित होते हैं? तो इन्हीं में, मृदुतक में विभेदित होने वाली प्रथम कोशिका है। दूसरा, इनका प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थों जैसे प्रोटीन, वसा, स्टार्च आदि का संग्रह करना। तीसरा, कुछ मृदुतक कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा, जिन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं, जो यहाँ क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा, कुछ मांसल पौधों की तनों व पत्तियों में मृदुतक किसका कार्य करती हैं? जल संग्रह का कार्य। मृदुतक जल संग्रह का कार्य करती है, जैसे यूफोरबिया व कैक्टस यानी नागफनी में। ठीक, नेक्स्ट, पत्तियों के मीजोफिल, पत्तियों के मीजोफिल में पेलिसेड व स्पंजी मृदुतक पाए जाते हैं, जिनमें अधिक संख्या में हरित लवक होता है। जो यहाँ
प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक, जिनके बारे में आपको बताया गया। पत्ती की मेसोफिल में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण का कार्य यही करते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। जलीय पौधों की मृदुतक कोशिकाओं के मध्य बड़े बड़े अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, जिनमें वायु भरी होती है, वायु भरी होती है। इन्हें क्या कहते हैं, या इन मृदुतकों को, इन मृदुतक को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। कहा जाता है। ठीक, ऐसे जलीय पौधे जिनमें मृदुतक कोशिकाओं में बड़े बड़े अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, जो आपने देखा था, बहुत सारी कोशिकाएं क्या करती हैं, बड़ी बड़ी अंतराकोशिकीय स्थान बना देती हैं। तो इन्हीं अंतराकोशिकीय स्थानों में क्या भरा होता है, वायु भरा होता है। इन्हें क्या कहते हैं, वायु गुहिका। ठीक है, इन्हें वायु गुहिका यानी एयर कैविटीज़ कहते हैं। और ऐसे मृदुतकों को हम एरेनकाइमा कहते हैं, जिनमें वायु पाई जाती है। तो इन मृदुतक को एरेनकाइमा कहा जाता है तथा वायु से भरी गुहिका, वायु गुहिका यानी एयर कैविटीज़ कहलाती हैं, एयर कैविटीज़ कहलाती हैं, वायु गुहिका कहते हैं। वायु के कारण पौधे हल्के हो जाते हैं, जिससे वे जल की सतह पर तैरने लायक हो जाते हैं। वायु गुहिका में उपस्थित जो वायु है, उससे उन पौधों में गैसों का आदान प्रदान भी होता रहता है। वायु के कारण पौधे हल्के हो जाते हैं तथा वायु गैसों के आदान प्रदान में भी मदद करता है। ठीक है, ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कुछ ऐसे भी मृदुतक होती हैं जो कुछ एंजाइम का और कुछ पदार्थों का स्राव भी करती हैं। ऐसे मृदुतकों को इडियोब्लास्टिक कहते हैं, यानी इडियोब्लास्टिक ऐसी मृदुतक हैं जो विकर यानी एंजाइम
व अन्य पदार्थों का स्राव करती हैं। अन्य पदार्थों का स्राव करती हैं। साथ ही इन एडियोब्लास्टिक में तेल और टेनिन का भी संग्रह होता है। इनमें ये भी याद रखेंगे, एडियोब्लास्टिक से पूछा जा सकता है, इनमें तेल व टेनिन का संग्रह होता है, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है कहीं ना कहीं पूछा गया है एडियोब्लास्टिक में, या ऐसे पूछा जाता है कि तेल या टेनिन का संग्रह करने वाली मृदुतक कोशिकाएं कौन सी हैं? एडियोब्लास्टिक। 8वां, कभी कभी इन कोशिकाओं में विभाजन की भी क्षमता आ जाती है। मैंने बताया कि ये कोशिकाएं स्थायी या अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता इनमें समाप्त हो जाती है। कभी कभी इनमें विभाजन की क्षमता वापस आ जाती है। उसकी मदद से ये पौधों में किसी घाव हो गया है तो उसको भरने में सहायक होती हैं, अपस्थानिक जड़ों के निर्माण करने में सहायक होती हैं, साथ ही साथ द्वितीयक वृद्धि में भी सहायक होती हैं। आखिरी पॉइंट है मृदुतक के बारे में, इसे भी जान लें कि कभी कभी इनमें विभाजन की क्षमता आ जाती है। अब ये घाव भरने, जैसे हम लोग के भी यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, अगर कट वट जाता है तो कुछ दिन बाद देखोगे तो वो लाल होकर फिर उसके बाद सफ़ेद होती हैं, फिर नई कोशिका बन जाती है। तो यहाँ की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता अभी अस्थायी रूप से रुकी है। विभाजन करते रहेंगे तो हाथ लंबा होकर बहुत बड़ा हो जाएगा। अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी है, लेकिन जब भी घाव होता है तो इसको भरने के लिए ये विभाजित करके उन कोशिकाओं का स्थान घेर लेते हैं। वैसे ही कभी कभी इन मृदुतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता वापस आ जाती है। अब ये घाव भरने, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करने, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करने व द्वितीयक वृद्धि में सहायक होते हैं। बस ये था आपका मृदुतक के बारे में। आपने क्या क्या जाना मृदुतक के बारे में? शब्द से क्लियर है कि मृदु यानी कोमल भागों में पाए जाने वाला ऊतक, जैसे जड़ और तने के कॉर्टेक्स, पीठ, पेरीसाइकिल में पाया जाता है, पत्ती के मीजोफिल्म में पाया जाता है, भ्रूण, बीज के भ्रूणपोष में पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम के मेडुलरी किरणों में पाया जाता है। फिर आपने जाना कि इनके कुछ प्रमुख कार्य, जैसे इनका प्रमुख कार्य तो होता है भोज्य पदार्थों, प्रोटीन, वसा, स्टार्च का संग्रह करना। कुछ मृदुतक में हरित लौह पाया जाता है, तब उसे हम वहाँ पर क्लोरेनकाइमा कहते हैं, जो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। कुछ मांसल पौधों की पत्ती, तना में ये जल संग्रह का कार्य करता है, जैसे कैक्टस, यूफोर्बिया में। और कुछ जलीय पौधे होते हैं जिनमें इन कोशिकाओं के अंतराकोशिकीय स्थान काफ़ी बड़े विकसित हो जाते हैं, जिनमें वायु भर जाती है, तब उसे हम वहाँ पर एरनकाइमा कहते हैं, जिसकी वजह से पौधा हल्का हो जाता है, जल की सतह पर तैरने लायक हो जाता है। फिर आपने जाना कि पत्तियों के मीजोफिल में पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा प्रमुख रूप से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, क्योंकि पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में सबसे अधिक मात्रा में हरित लौह पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपने कुछ और पॉइंट जाने कि मृदुतक में कभी कभी विभाजन की क्षमता भी आ जाती है, जो घाव भरने और अपस्थानिक जड़ों के निर्माण, द्वितीय वृद्धि में सहायक होते हैं। ये हो गया मृदुतक के बारे में। इसके बाद आता है स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, जिनके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।